देखो एनिमल हस्बेंड्री में अपन ने क्या स्टार्ट स्टार्ट कर दिया था, तो ये देख लिया था कि व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री। ये अपन बेसिक स्टार्ट कर ही चुके थे, और चार अलग अलग टाइप के अपने को एक्टिविटीज देखनी थी एनिमल हस्बेंड्री में, राइट। पहली पोल्ट्री फार्मिंग, दूसरा डेयरी सेक्टर, ओके, डेयरिंग, और तीसरा हो गया आपका बी कीपिंग, और चौथा हो गया फिश फार्मिंग। ये चार डाइवर्स बास्केट है जिसके अंदर आपको एनिमल हस्बेंड्री को रखना है, ठीक है। अब अपन कल, जब कल नहीं, नेक्स्ट क्लास में अपन कहाँ तक पहुंच गए थे? नेक्स्ट क्लास में अपन ने देख लिया था, डेयरी फार्मिंग स्टार्ट किया था अपन ने, राइट। एक मिनट रुकना। हाँ, एनिमल हस्बेंड्री के इश्यूज देख रहे थे हम, हाँ। वही डेयरी सेक्टर में मैं आपको एनिमल हस्बेंड्री के इशू बताने लगा था, डेयरी सेक्टर आते आते, ठीक है। एक्वाटिक ये देख लिया था, हाँ। बी 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 के एडवांटेज देख लिए थे, इंपॉर्टेंस हो गया था। अब इश्यूज पे आ जाओ, है ना, इश्यूज देख रहे थे, ठीक है। इश्यूज विद एनिमल हस्बेंड्री, हाँ मुझे लग रहा था डेयरी। इश्यूज की अगर आप बात करोगे एनिमल हस्बेंड्री के, तो क्या क्या बता दिया था मैंने? वही यहाँ पर भी जेनरिक इश्यूज वाली बात है कि अपन ने एक तो वही मॉडर्नाइजेशन, लो प्रोडक्टिविटी, मॉडर्नाइजेशन, इस सब बारे में बातें की थी। बेसिकली पहला पॉइंट ही देख पाए थे हमें ना, लो प्रोडक्टिविटी देखा था। और प्रोडक्टिविटी की दिक्कत तो एमपी में बहुत ज्यादा है ना, सिर्फ एमपी में, अगर आप इंडिया लेवल पे भी देखोगे तो एनिमल हस्बेंड्री हो गया, एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज, उसमें प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। बट फॉर्चुनेटली जो इंडिया की एवरेज एवरेज प्रोडक्टिविटी है, इंडिया की जो एवरेज प्रोडक्टिविटी है उससे ज्यादा एमपी के एनिमल हस्बेंड्री की प्रोडक्टिविटी है। तो एक ये प्लस पॉइंट है कि हाँ चलो ठीक है, नेशनल एवरेज से हमारे एमपी में एनिमल हस्बेंड्री की प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। बट अगर आप इसको वर्ल्ड लेवल पे चेक करोगे तो फिर बहुत कम है हमारी। तो क्या हो रहा है कि भाई, जो अब फुल पोटेंशियल होना चाहिए एनिमल हस्बेंड्री का, वो इंडिया में अभी तक आ नहीं पाया है। प्रैक्टिस तो मैंने क्या बताया था आपको, एंशिएंट टाइम से हो रही है एनिमल हस्बेंड्री इंडिया में। एक कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है इंडियंस के लिए भाई। हम हमेशा से काऊ को तो रखते हैं, गाय गौ पालन तो हो ही रहा है। फार्म में आपको बहुत, अगर आप जितना पीछे की डेट में आप जाओगे तो आपको गाय तो मिल ही जाएगी लोगों के पास। मोस्ट ऑफ द फैमिली में गाय तो रखते थे। बट फिर धीरे धीरे आप इसको क्या करा आपने, सोचा कि इसको अपन मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न इनपुट लगा के अपन इसको क्या करो, एडवांस करो। पीछे मुद्दा क्या है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का, क्योंकि प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। बट फिर क्या हो जाता है, कई कई बार अपन ने क्या सोचा कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, जैसे अपन ने सोचा कि ऐसी गाय ले आओ जो दूध ज्यादा दे, ठीक है। दूध ज्यादा लेने के लिए आप गाय, क्या जर्सी गाय ले आए आप, जर्सी गाय फॉरेन से इंपोर्ट कराई आपने, ठीक है। अब उनका जेनेटिक मेकअप कुछ अलग है, उनका जम प्लाज्म कुछ अलग है, ठीक है। जेनेटिक वाइज कंपोजिशन पूरा अलग है। क्लाइमेटिक कंडीशंस पे जीन्स का एक बहुत बड़ा इफेक्ट रहता है। जिस जगह पे आप रह रहे हो उसके हिसाब से आपकी जेनेटिक कंपोजिशन बनता है बॉडी का। वो गाय यहाँ से भारत में आई, ठीक है। एक इशू बता रहा हूं मैं, आगे चल के एक इशू अपन देखेंगे। तो वो गाय जब भारत में आई, अपन ने क्या करा, उनको क्रॉस ब्रीड कराया। अब ये आप जब क्रॉस ब्रीड करोगे फॉरेन जर्म प्लाज्म को, फॉरेन जो जीन्स है गाय के और यहाँ के जीन्स, ऑब्वियस सी बात है जो अच्छे जीन्स है, अच्छा डोमिनेंट जीन्स कम दूध वाला है या ज्यादा दूध देने वाला, डोमिनेंट जीन्स रहेगा जो ज्यादा दूध दे रहा है। तो पता चला हाइब्रिड गाय ने दूध ज्यादा दे दिया आपको, ठीक है। एक चीज आपको मजा आ गया कि चलो इन लीटर्स ज्यादा दूध मिल गया। बट दूसरी दिक्कत यहाँ पर ये आ गई कि भाई वो ससेप्टेबल हो गए डिसीजेस के लिए। हमारी जो इतनी रोबस्ट गाय थी, जो हमारी यहाँ पर जो गाय, इवन भैंस, आप गोट शीप कुछ भी ले लो, गाय का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बहुत वाइड स्प्रेड है। एनिमल हस्बेंड्री को गाय के पालन से भी आप इक्वेट कर ही सकते हो, इतना बड़े लेवल पे होती है एमपी में। तो गाय के साथ दिक्कत ये आ गई बेसिकली कि अब जो नई ब्रीड बनी वो बहुत ससेप्टेबल हो गई डिसीजेस के लिए। अब डिसीजेस जल्दी होंगे तो वो
इन कंडीशन में सरवाइव करना उसके लिए मुश्किल हो रहा है कि जरा जरा सी कंडीशन में उसको डिसीज मिल जाती है, क्योंकि उसका जेनेटिक मेकअप है ही नहीं कि वो इस यहाँ के क्लाइमेट को झेल पाए। तो उससे क्या होगा भाई, अल्टीमेटली इन लॉन्ग टर्म आपके लिए डिजास्टर्स होने वाला है फार्मर को, कि पता चला इतना पैसा लगा के उसने ये करा, ठीक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। और दूसरी चीज ये, अब जो गाय बनेगी है वो गाय जरूरी नहीं है फर्टाइल हो, कि जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से आपने जो क्रॉस ब्रीड बनाई है, इसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि जरूरी नहीं है आगे चल के ये अपने बच्चे दे पाए। तो फिर से आपको जो अगर नई प्रजाति बनानी है तो हो सकता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करना पड़े। एक टेक्निक होती है बायोटेक्नोलॉजी में भी, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जहां पर आप क्या करते हो, आर्टिफिशियली स्पर्म को एंटर कराते हो आप, ठीक है, वूम में फीमेल के। ओके, तो वहां से फिर आप जो आप एक नेचुरल प्रोसेस रहती थी उसको आपने वाया लैब आर्टिफिशियली स्टार्ट कर दिया। या आपने क्या करा, एग निकाला फीमेल से, मेल से स्पर्म लिया, दोनों को फर्टिलाइज कराया, कहां पर, लैब में, पेट्री डिश में, ठीक है। पेट्री डिश एक, आप बोलो कटोरी, क्या, ट्यूब नहीं, पेट्री डिश कटोरी बोलो, उसको प्लेट बोल दो। इनविट्रो तो फिर ये जो ग्रो करा रहे हैं अपन वो पेट्री डिश में करा रहे हैं, क्योंकि ट्यूब में कहाँ कराओगे, थोड़ा सा बड़ा एरिया चाहिए ना, और एकदम डेप्थ भी नहीं चाहिए, क्योंकि मीडियम देते हो आप उसको न्यूट्रिशन के लिए। ये सब छोड़ो, बायोटेक्नोलॉजी के टेक्निकल टॉपिक है। कहने का मतलब ये कि आपने दोनों को बाहर लेकर आया, उसको आपने क्या करा, फर्टिलाइज कराया। जब वो फर्टिलाइज हो गया 2 4 6 8 स्टेज तक पहुंच गया, सेल स्टेज तक, तो फिर आपने वापस फीमेल के यूट्रस में उसको इम्प्लांट करा दिया। तो ये हो गया आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी बोल दो आप। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन दो टाइप से भी हो सकता है, वो इन विट्रो इन विवो फर्टिलाइजेशन, वो अपने काम का नहीं है अभी। मुद्दे की बात यह है कि ये एनिमल्स के केस में भी हो रहा है, ह्यूमंस के केस में भी हो रहा है। तो एनिमल के केस में भी अगर आपने ऐसा करा, जरूरी नहीं है जो प्रोजेनी आ रही है वो फर्टाइल निकले। तो फिर यहाँ पर यही दिक्कत आ रही है कि एक तो आपको बार बार आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराना पड़ रहा है। तो ना, जो एवोल्यूशन वाली बात होती है, एवोल्यूशन पे ये नेगेटिव साइड में चीजें जाने लगी, इससे तो सस्टेनेबिलिटी बढ़ गई। और दूसरी चीज ये हुई कि अब ये काऊ का आप टेम्परमेंट देखो, इन गायों का, इनको बहुत अच्छी खुराक चाहिए। अगर आप ढंग से खाना नहीं दोगे ना इनको, इन गाय को, अगर थोड़ा बहुत भी कम खाना दोगे तो आप दूध की क्वालिटी देख लो, या दूध एकदम ही कम हो जाएगा। जबकि मैंने आपको क्या बताया, जो इंडियन ब्रीड है उसकी खासियत क्या है, वो भूखी रह लेगी तो भी आपको दूध दे देगी। ये है रोबस्ट कंडीशन। इस कंडीशन में तक हमारी गाय सरवाइव कर लेती हैं। बट ये, और गाय को गाय गऊ बोलते ना, तुम गऊ हो, गऊ क्यों हो, क्योंकि हमारी गाय एग्रेसिव नहीं है। आप उसको मारोगे भगाओगे तो भी वो एक बार आपसे अगर अफेक्शन हो गया तो आपके पास आएगी। ये ऐसा है, आप जो जर्सी खाओ, एक बार मारो उल्टा सींग मार देगी और भागे फिरोगे आप लोग, दौड़ा देगी आपको। तो गाँव में वो गाय जैसे फीचर नहीं रह रहे, तो मतलब क्या है, आपने उसका जेनेटिक मार्क मेकअप ही चेंज कर दिया पूरा गाय का, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आपने साइंस का सहारा लिया, बट साइंस ने आपको उल्टा पकड़ लिया, ठीक है, क्या बोलते हैं, पलट के काट लिया, है ना। तो ये एक दिक्कत है कि आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी भी, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी अपन यूज कर रहे हैं, उसके भी साइड इफेक्ट होते हैं। तो लो प्रोडक्टिविटी के इश्यू को सॉल्व करने के लिए अपन ने यही करा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को भर भर के बढ़ावा देने की कोशिश करी। जर्सी काऊ मंगाई, फॉरेन काऊ मंगाई, भले ही ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जगह अपन ने क्या, नेचुरली भी उनको वो कराया, मेट कराया, कि चलो ठीक है नेचुरली भी मेट करो। तो उससे जो हाइब्रिड पैदा हुई, वो भी एक इंफीरियर क्वालिटी की हाइब्रिड ही पैदा हुई। तो एक ये टेक्नोलॉजी का एक ये ड्रॉबैक भी है हमारा, हर बार अच्छी अच्छी चीजें ही नहीं आती है। तो कहने का मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी के भी ड्रॉबैक हो सकते हैं, इट कैन कम बैक टू बाइट यू। तो इसलिए अभी दिक्कत देखना आप, जैसे बात होती है जीएम क्रॉप्स की, जीएम क्रॉप्स ना क्या होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो उसके लिए डर क्यों रहे लोग बाग, क्यों एकदम से गवर्नमेंट क्या कहते हैं इनको अलाउ नहीं कर रही है, क्यों एनवायरमेंटलिस्ट जो रहते हैं इस पे हल्ला देने लगते हैं जीएम क्रॉप्स पे, जैसी इनकी बारी आती है। जीएम क्रॉप्स क्या है, आपने यही करा, लैब में बनाया है क्रॉप, वो अलग अलग लोगों के जो जीन्स हैं अलग अलग पौधों के, वो मिला के जो आपको डिजायरेबल जीन्स चाहिए वो चाहिए पौधे में, कि पौधा लंबा होना चाहिए, मोटा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, कितना वेट का होना चाहिए, ये सब लेके आपने एक वो बना लिया, ठीक है। तो वो जेनेटिकली मॉडिफाई करा आपने, ठीक है। तो इस पे क्यों विरोध हो रहा है, इसीलिए हो रहा है क्योंकि किसी को पता नहीं है ना आगे क्या होगा। भाई जैसे आपने गाय वगैरह एक केस में देखा कि भाई इसके दिक्कत ये उल्टी पड़ गई अपने को, जेनेटिक क्रॉप में तो और आप जेनेटिक लेवल पे छेड़खानी कर रहे हो, और ये टन्स में आएगा प्रोडक्शन, टन्स में, मेट्रिक टन, मिलियन टन्स में प्रोडक्शन आएगा किसी भी चीज को। उसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं किसको क्या पता, अगर प्रॉपर रिसर्च नहीं हुई हो तो। ये तो इतनी बड़ी गाय थी, इतनी और कोई टेक्नोलॉजी थी जो बड़ी बड़ी है, तो आपको साइड इफेक्ट दिखने लगते हैं।
बट इस केस में क्या करोगे, अगर कोई ऐसा जीन्स उसमें आ गया जो कैंसर करा दे, समझ लो आपने क्या करा, जेनेटिकली मॉडिफाइड वीट बना लिया। अब वो वीट पता चला आगे चल के उसमें कोई ऐसा जेनेटिक मार्कअप घुस गया, जेनेटिक वो मेकअप ले लिया उसने, कोई ऐसा ट्रेड घुस गया उसमें जो आगे चल के आपको कैंसर करा दे। आप क्या करोगे, आपको नहीं कराया तो ऐसा कर लिया कि सॉइल की फर्टिलिटी में कम करने लगा वो, ऐसा कोई ट्रेट आ गया जो बैक्टीरिया को मार दिया उसने सॉइल के। अब फिर क्या करोगे, इसका बहुत ब्रॉडर इफेक्ट आएगा एनवायरमेंट पे, ऑब्वियसली हो सकते हैं ह्यूमन में। तो इसलिए अपन बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करते हैं जेनेटिक क्रॉप्स पे, तो मतलब टेक्नोलॉजी दो धारी तलवार है यहाँ पर भी। ओके, है ना। तो जीएम मस्टर्ड है, बहुत आपने नाम सुना होगा जीएम मस्टर्ड का, सरसों जेनेटिकली मैन्युफैक्चर्ड, उसको भी बहुत मुश्किल से अप्रूवल मिला है, ठीक है। और एक बीटी कॉटन है, बीटी कॉटन है, बीटी कॉटन कहाँ करा बैन? हाँ, नहीं बीटी ब्रिंजल अलाउ है शायद, बीटी कॉटन नहीं है, दोनों में से कोई एक है। बीटी कॉटन तो अपन लगा रहे हैं, बीटी कॉटन थोड़ी बैन हुई है। वही तो, बीटी कॉटन तो क्या है, बैसिलस थोरंजिसिस एक बैक्टीरिया है जो उस पर लग रहा था, उसको मारने के लिए अपन ने लगाया वो तो उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। बट वही फिर वही वाली बात होगी, पता आपको, इसके जब लोगों ने इश्यूज अभी पढ़ना चालू करे, उसके भी काफी इश्यूज आ रहे हैं बीटी कॉटन के साथ भी। ओके, हाँ, बीटी कॉटन, तो मतलब ये है कि जैसे जो इशू है लो प्रोडक्टिविटी का, तो ये इशू एक बहुत डिस्कशन इतना ज्यादा इसलिए हुआ क्योंकि ये एक ऐसा इशू है जो एनिमल हस्बेंड्री का एक वन ऑफ द मेजर सेटबैक है हमारे लिए, और इसको इसको ओवरकम करने के लिए हमने बहुत सारे कोशिश भी करी है। एक और देखो आप, इसको ओवरकम करने के लिए पता है क्या करा, एक तो आपने क्या करा, वही फॉरेन ब्रीड बुला ली, ठीक है, सॉल्यूशन में अगर आप लिखोगे तो ये लिखोगे, बट उसको भी आपको पता होना चाहिए कि आगे चल क्या दिक्कत आई। दूसरा, लोगों ने क्या करा, हार्मोन्स के इंजेक्शन लगाना चालू कर दिए एनिमल्स को। हार्मोन के इंजेक्शन लगाने से उनकी प्रोडक्टिविटी तो बढ़ गई, पता चला उसके कारण एक अंडे दे रही थी कोई मुर्गी, वो 4 अंडे देने लगी। हाँ, तो पर उससे क्या दिक्कत आई, दिक्कत ही आई उससे कि भाई उनकी हेल्थ पे कितना हार्मफुल इम्पैक्ट पड़ा, और दूसरा क्वालिटी ऑफ जो एग आ रही है वो भी गिर गई एकदम से उसके कारण। तो एक ये भी ड्रॉबैक है कि आप अगर ओवर यूज करोगे, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगा लगा के आपने पका भी लिया कोई प्रोडक्ट, तो वो क्वालिटी वाइज बहुत इंफीरियर रहने वाला है, न्यूट्रिशनली बहुत इंफीरियर रहने लगा वो, ठीक है। और दिक्कत जो बॉडी फीमेल वो जो एनिमल को ही इसकी फर्टिलिटी आपने आर्टिफिशियली बढ़ाई वो अलग। तो एनिमल हस्बेंड्री में करा है ये। अब देखो ये एवरेज मैंने बता दिया था आपको। दूसरी चीज, हाई इकोनॉमिक लॉसेस ड्यू टू एनिमल डिसीज, और ये सीधा सीधा किसके कारण हुआ, वही ये फ्रीक्वेंसी ऑफ डिसीजेस इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि यहाँ पर एक तो क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो रही है, और जेनेटिक मार्कर इंफीरियर हो गया है, जेनेटिक मेकअप इंफीरियर क्वालिटी का हो गया है उन एनिमल्स का कुछ कुछ, तो वो जल्दी ससेप्टेबल हो रहा है। ओके, अब आप ये देखो, गवर्नमेंट को जब ये दिक्कत समझ में आई ना, तो अपन दोबारा से अपनी इंडियन ब्रीड को प्रमोट करने लगे आप, कि चलो ठीक है, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए अब अपन कुछ और करके देखते हैं, बट एटलीस्ट कम से कम इस टाइप के लॉसेस तो नहीं होंगे। तो आप वापस से आप देखना, अपन कोशिश कर रहे हैं कि इंडियन ब्रीड को बढ़ावा दो, और देखो इंडियन ब्रीड बहुत महंगी आती है, एक बात और याद रखना, जैसे बफेलो में, काऊ में, आपको चाहिए अगर इंडियन ब्रीड तो आप देखो उनके रेट, इसीलिए क्योंकि वो प्रीमियम प्रोडक्ट हो गए। तो आपने देखा होगा दूध भी अलग अलग रेट का बिक रहा है, ठीक है, पता चला जो इंडियन ब्रीड का दूध है ना, वो आपने क्या करा, वो पता चला 100 रुपए लीटर मिल रहा है, 200 रुपए लीटर मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इट इज प्रीमियम, ये अपना नेचुरल है, वो कम देती है इसलिए वो महंगा हो गया। किसान को प्रॉफिट तो यही है। अब जैसे जिसके पास डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा है वो खरीद सकता है, तो उन लोगों को जाने लगा फिर वो, समझ रहे हो, तो प्रीमियमनेस बढ़ गई। तो अब क्या हो रहा है, किसानों में क्रेज बढ़ रहा है। आप देखना, जो भी डेयरी शुरू करता है, लोग मैक्सिमम कोशिश ये करते हैं हाईएस्ट क्वालिटी की जो काउ ब्रीड है उसको लेकर आओ आप, बफेलो ब्रीड को। वो कौन सी हो रहेगी, ऑब्वियसली इंडियन ही आएगी आपकी, भले ही प्रोडक्शन कम रहेगा, प्रीमियम प्रोडक्ट, क्योंकि प्रीमियम मार्केट इतना है, सब खप जाएगा आपका प्रोडक्ट। मतलब इंडिया में क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी है, डेवलपमेंट तो हुआ है, मिडिल क्लास की पॉपुलेशन इंडिया में बढ़ी है, और जो मिडिल क्लास रहती है, मैंने क्या बोला, मिडिल क्लास बहुत डायनामिक रहती है, वो चाहती है इन सब चीजों को लेना। जिसके पास भी मिडिल क्लास में डिस्पोजेबल इनकम आएगी, वो हेल्थ पे खर्च करने से अब पीछे नहीं हट रहा है। तो एक ये स्कोप क्या है यहाँ पर इंडियन ब्रीड का, अब आपको ये बोल सकते हो इंडियन ब्रीड का स्कोप ये है अब इसमें, कि आपको प्राइस ज्यादा मिलेगा अगर आप उसको रखोगे तो, प्रीमियम प्रोडक्ट को तो।
ठीक है, फ्रिक्वेंट आउटब्रेक ऑफ डिसीज हो गया, ठीक है। अब आप ये देखो, इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर सपोर्ट सर्विसेज। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर एनिमल हस्बेंड्री में आ जाता है, ये क्या, नेचुरल सॉल्यूशन प्रोडक्टिविटी के लिए। आप ही बताओ ना भाई, आप ये कर सकते हो कि गाय को अच्छा खाना दो, और धीरे धीरे करके खाना जितना अच्छा दोगे, जितना अच्छा न्यूट्रिशन दोगे ना, उससे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। बट ऐसा नहीं होगा कि आपने एक जनरेशन को अच्छा खाना दिया तो उसकी एकदम से प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। ये आपको जनरेशन दर जनरेशन उसको अच्छा खाना देना पड़ेगा। तो सिर्फ एक यही तरीका है, अच्छे न्यूट्रिएंट रिच फूड दो आप काऊ को। काऊ का जो गाय हो गई, बैल, वो बैल बोल रहा हूँ, बफेलो हो गई, नहीं, वो एक बॉडी की लिमिट है कि एक लिमिट तक ही वो आपको दूध दे पाएगी। बट अगर आप अच्छा न्यूट्रिशन दोगे गाय को, ठीक है, पहले के समय में इतना कोई ध्यान नहीं देता था इंडियन ब्रीड पर, इतना अच्छा न्यूट्रिशन मिल भी नहीं पाता था जो न्यूट्रिशनली उनको, जो बॉडी की रिक्वायरमेंट। आज कितनी रिसर्च हो गई है, आज आपको पता है कि कौन सा न्यूट्रिशन देना है आपको। वो न्यूट्रिशन अगर आप दोगे, अपने आप प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो देखो ना, जैसे ऐश्वर्या ने बोला, पहले जो घास खाती थी गाय, उस बहुत न्यूट्रिशियस होती थी, पर क्या हर रीजन में मिलती थी? आप ये देखो, हर इंडियन जो गाय है, अलग अलग रीजन की अलग अलग प्रोडक्टिविटी है। इंडियन ब्रीड में अलग अलग प्रोडक्टिविटी है, क्यों? जिस जगह पे उसको अच्छा खाना मिल रहा होगा, आप देखना उस गाय की प्रोडक्टिविटी थोड़ी ज्यादा रहेगी। क्योंकि गाय, मैंने बोला, भूखे पेट दूध दे तो देगी, बट उसको भी तो एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द डे कुछ तो चाहिए, एनर्जी। तो तरीका, एक नेचुरल तरीका यही है कि आप अच्छा खाना प्रोवाइड करो, जो आप अपने यहाँ गाय लेकर आओ, अपने रीजन की गाय को, जो मध्य प्रदेश के रीजन में रही होंगी आपके आसपास, उनको अच्छा खाना दोगे, कुछ प्रोजेनी में वो आपको इंप्रूवमेंट देखने मिल जाएगा। सेम ह्यूमंस के केस में आप देखो, पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी, तो आप लोग देखो जब छोटे थे तो क्या था, या हम लोग जब छोटे थे तो क्या था, पैदा हुए, ठीक है, दो रो रहे हैं दिन भर, यहाँ वहां घूम रहे हैं, क्या है, आईक्यू के नाम पे कुछ नहीं है, ढपोल टाइप घूमते रहते थे। पहली दूसरी क्लास में आ गए, कुछ पता ही नहीं है क्या चल रहा है। और आजकल के बच्चों को देखो, अब आप उनका आईक्यू लेवल देखो, नर्सरी में आए नहीं है कि मोबाइल चलाने लगेंगे, ऐसी इंग्लिश बोलेंगे कि अपन को शर्म आ जाएगी। ये सब क्यों हो रहा है? ब्रेन, क्योंकि ब्रेन ने पिकअप करा, जब भी तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी ना, ब्रेन बहुत तेजी से डेवलप हुआ। क्यों? क्योंकि आपने क्या करा, आप माँ बाप कितने जागरूक हो गए, पहले बार से उनको सब टीके वीके लगवा दिए, कितना अच्छा खाना दे रहे हैं, खुद भले ही पेट भर के नहीं खा पा रहे, बच्चों को एक बेस्ट ऑफ द पॉसिबल चीज दे रहे हैं। भाई पहले अगर माँ का दूध नहीं निकल पा रहा है तो उसको आर्टिफिशियल जो आ रहा है वो दे दिया आपने। उसके अलावा कितने तरह के को प्रोडक्ट आ रहे हैं उनको, बच्चे को जो आप दे रहे हो, कितनी अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज हो गई हैं कि आप केयर प्रोवाइड कराते हो। देखो सीधी सी बात है, आईक्यू बढ़ गया आजकल के बच्चे। आप देखना, ऑब्वियसली जब आप उस उम्र में थे, और अपने आप को अगर आप याद करोगे और आज के बच्चों को देखोगे, वो आपको स्मार्ट दिखने ही वाले हैं। क्या हो गया? तो ये है, न्यूट्रिशन का फर्क पड़ता है, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो ह्यूमन हो, उस पर फर्क पड़ने ही वाला है। ठीक है, तो ये रहेगा। आप और एकदम से नहीं, और ये देखो, ये जनरेशन टू जनरेशन चेंजेस आ रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ है कि जैसे आप मेरे से 1 साल छोटे हो तो मैं एकदम ही ढपोर रहा बचपन में, और आप एकदम ही एक्स्ट्रॉर्डनरी हाई हो गए हो, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। धीरे धीरे ये वाले चेंजेस आए हैं भाई, धीरे धीरे आईक्यू बढ़ा है। ओके, क्यों? क्योंकि वो इफेक्ट थोड़ा टाइम लेता है, जेनेटिक मेकअप चेंज होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अब क्वालिटी जो रहेगी जो बच्चों की, अब वो आईक्यू आपको मोस्ट ऑफ द बच्चों का हाई मिलने ही वाला है। तो पैरामीटर्स भी चेंज हो रहे हैं अब धीरे धीरे। वहीं, और आप ये देखो, और अंतर देखना है आप, तो एक शहर के बच्चे और एक गांव के बच्चे में अंतर देखो। शहर का कोई छोटा बच्चा उठा लो और आप गांव का उठा लो, तब भी उसके आईक्यू लेवल में आपको अंतर पड़ जाएगा, बिकॉज ऑफ द ओनली एंड ओनली फैक्टर न्यूट्रिशन। अनाज सबको मिल जाता है, मैंने आपको कल भी बताया था, दो चीजों में अंतर, न्यूट्रिशन और फूड में। फूड पेट भर देगा, बचपन में अपन को भी मिलता। कोई के माँ बाप, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि जानबूझ के किसी को नहीं दिया। भाई उस समय जो टेक्नोलॉजी थी और जो आपके पास रिसोर्सेस थे, उसमें आपको बेस्ट ही मिला है। आप अपने माँ बाप का बचपन देखोगे तो वो उनको लगेगा कि यार अपन लोग बहुत होशियार है और वो एकदम वैसे थे। तो ये चलती रहती है चीज, चेंजेस धीरे धीरे आते रहते हैं। यहाँ पर भी ये हो रहा है। अब आप देखो, अगर अपन इस तरीके से प्रोग्राम चालू करेंगे कि फीड, आप इसलिए कैटल फीड पे बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है, देते हैं कि नहीं, कैटल फीड बताया जाता है कि आप कैसे न्यूट्रिशियस फीड बना सकते हो कैटल के लिए, न्यूट्रिशियस, कि पेट ना भरे, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन ही मिले, फिर आएगा दूध अच्छा। ठीक है, क्या? हाँ, मिलाते हैं ना भाई, इसका बहुत साइंटिफिक है न्यूट्रिशियस फीड भी।
हर ऑर्गेनिज्म के लिए साइंटिफिक फीड बनती है, और उसका कंपोजिशन क्या होना चाहिए। कई बार जब डॉक्टर, आप भी जब बीमार पड़ जाते हो तो डॉक्टर बोलता है ना कि प्रोटीन की कमी हो गई, विटामिन की कमी हो गई। आज टेक्नोलॉजी सब एनिमल्स के लिए आ रही है अब, कि आप कहाँ से उनको दे सकते हो। डिसीज हो जाए तो उनका प्रॉपर इलाज करा दो आप, देखो आप चीजें अच्छी होंगी। लंपी स्किन, हाँ। तो ठीक है, उपासना समझ आया, आगे बढ़े। सुन, ये सब चीजें आप लोग ना और लिख भी लेना। जैसे अब अगर सॉल्यूशन की बात करोगे तो ये नेचुरल सॉल्यूशन है। अच्छा क्वेश्चन पूछा था उपासना ने, और ये कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाए तो बढ़ाए कैसे। तो वो ये है कि ये लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स है, इसका शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन नहीं है। मैं आपको बार बार ये शायद मैंने रिपीट करा है, दीज आर वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स, इट कांट बी सॉल्व्ड इन अ शॉर्ट टर्म अप्रोच। आपके लिए इसको होलिस्टिक और लॉन्ग टर्म अप्रोच रखनी पड़ेगी इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, ठीक है। चलो, तो वो हो गया पॉइंट एक तरफ। अब आ जाओ वापस इस पे। आप लोग समझ रहे हो ना, ये सब जो अपन डिस्कस कर रहे हैं इसको लिख लेना इसमें, है ना, इसमें ऐड करने हैं सब पॉइंट। वरना यही होगा कि वो एक तरफ लिखे और वो फिर आपका जो पेज रहेगा कहीं एक तरफ चला जाएगा, ले देके पता चला इसको प्रिंट आउट करा लिया, इसी को पढ़ रहे हो आप, वो वाला जो मैटर था वो अलग हो गया। ऐसे में फिर पूरा कंप्लीट नॉलेज नहीं मिलेगा। जो आप पॉइंट क्लास में डिस्कस हो रहा है उसको ऐड करते जाना, जब भी इसमें ऐड करो, जैसे भी आप करना चाहो। inadequate infrastructure and human resources for support services, ये भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्सेस की बात होगी तो इसमें अब आप क्या बोलोगे। जैसे ह्यूमंस के केस में भी हॉस्पिटल्स आ गए, हॉस्पिटल क्या हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर। और हॉस्पिटल्स में डॉक्टर आए, वो क्या हो गया, ह्यूमन रिसोर्स हो गया, नर्स आए, डॉक्टर आए। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, आपके पास वैक्सीन बनाने की टेक्नोलॉजी आ गई। रिसोर्स क्या है, आपने वैक्सीन देने के लिए लोगों को ट्रेन कर दिया। तो पहले जैसे वही सेम हो रहा था, ह्यूमंस के केस में भी इस चीज की कमी थी और एनिमल्स के केस में भी इस चीज की कमी थी। तो एमपी में तो और क्रॉनिक, अभी भी आप देखो एमपी में, अगर आप एमपी के नजरिए से इसको देख रहे हैं अपन एनिमल हस्बेंड्री को भी, तो एमपी के नजरिए में तो ये ग्रॉस इनएडिक्वेसी, आप इसको इनएडिक्वेट नहीं, इसको लिख सकते हो ग्रॉस इनएडिक्वेट, तो भी गलत नहीं होगा। क्योंकि कितने आपने वेटनरी हॉस्पिटल देखे हैं एमपी में, वेटनरी हॉस्पिटल, और कितने वेटनरी डॉक्टर हैं डॉक्टर मैं मानता हूं वेटनरी, वो कितने काम है। तो ग्रॉस इनएडिक्वेसी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन रिसोर्स फॉर सपोर्ट सर्विसेज। बट अभी आप आगे पढ़ेंगे इसको, तो गवर्नमेंट ने फिर इसको ओवरकम करने के लिए क्या कहते हैं, अलग अलग प्रोग्राम स्टार्ट करे हैं ताकि ये वाली समस्या ओवरकम हो। हाँ, मोबाइल क्लिनिक, मोबाइल क्लिनिक, तो वहां पर गांव गांव जाके फिर वो देखते हैं, ठीक है। तो एमपी लाइव स्टॉक सेक्टर इज सफरिंग फ्रॉम पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज विच हैज रिजल्टेड इन पुअर इनएडिक्वेट वेटरनरी सर्विसेज टू द फार्मर्स। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब ये सब पॉइंट आपको लिखोगे तो आंसर अच्छा आएगा। फिर शॉर्टेज ऑफ फीड एंड फॉडर, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो फीड का शॉर्टेज खत्म नहीं हुआ है। अपन न्यूट्रिशियस फूड की बात कर रहे हैं, बट यहाँ तो फीड भी नहीं है कई कई बार अवेलेबल हो पाता है किसानों को। क्योंकि आप ये देखो, अगर आपको इनको प्रॉपर फीड बनाना है तो कई बार इन फीड की जो रहती है अलग से खेती भी करते हैं लोग बाग, फिर खरीद के बेचते हैं। बहुत कम हो रही है अभी, है काफी कम है अभी भी। उसके अलावा अगर सूखा पड़ जाता है या कुछ भी दिक्कत आती है, सबसे शॉर्टेज इन्हीं को आता है। और दूसरा, एक अफोर्डेबल रेट पे ना मिल पाना भी एक इशू हो जाता है। क्योंकि देखो गाय सबके है, गाय और गाय वगैरह भैंस वगैरह को सबको रोज खिलाना है। अब फिर यहाँ किसान वही, अगर गाय दूध नहीं दे रही है, बैल वो भैंस दूध नहीं दे रही है, तो सबसे पहला काम क्या करते हो आप, उनकी खाने में कटौती कर देते हो, उनको छोड़ देते हो। तो शॉर्टेज है, तो उससे ओवरऑल ना ये एक आपको तुरंत इसका इफेक्ट नहीं दिखेगा कि कल से आपने गाय को खाना देना बंद कर दिया, उसने दूध देना बंद कर दिया, तुरंत दिख जाए। ये विद इन जनरेशन ये इफेक्ट आगे आता जाता है, ये ऐसी अगर आप हरकत करोगे तो, क्योंकि आगे आने वाली जनरेशन फिर कमजोर होने लगेगी। या पता चला शुरू में गाय को खाना नहीं दिया, फिर जब वो प्रेग्नेंट हो गई, बच्चा हो गया, फिर आपने खाना दिया, तो जो बच्चा है वो तो वीक ही आएगा। तो दोनों इशू है यहाँ पर, स्ट्रक्चरल इश्यूज भी है और आपका माइंड सेट इशू भी बोल दो आप, या इकोनॉमिक इशू भी बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो इसको। माइंड सेट इश्यूज में भी आप ये देखो कि बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जैसे किसी के घर में ही नहीं है खाने। बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो गाय पाले हैं, बट उनको भी हार्डली बहुत दिक्कत आती है खाने की, अपने खुद के बच्चों को खिलाने। फिर यहाँ पर भी वो कटौती करने लग जाते हैं। तो मतलब चीपली अवेलेबल
वो जो फॉडर है इनका, उसकी तो दिक्कत आ ही रही है, न्यूट्रिशियस फॉडर की भी दिक्कत है, और चीप अवेलेबिलिटी की भी दिक्कत है। तो ये सारे पॉइंट इसमें आप दे सकते हो। देती है गवर्नमेंट सब्सिडीज। अभी ये गवर्नमेंट ने क्या करा, इन पे बारकोड लगाना स्टार्ट कर दिया है। आप लोगों ने देखा जो गाय भैंस वगैरह पे यहाँ पे बारकोड मिलेगा, गवर्नमेंट अब क्या कर रही है, एमपी गवर्नमेंट इनको खाना दे रही है, फॉडर दे रही है किसानों को। हर जितना भी आपका एनिमल है उसको आप रजिस्टर कराओ आप, तो उसकी पूरी हेल्थ इंफॉर्मेशन आपको गवर्नमेंट के पास मिल जाएगी उस बारकोड से। उनको कितना राशन इशू करा है गवर्नमेंट ने, इनको भी राशन मिल रहा है, ताकि आप अच्छा खाना दो। अच्छा खाना दोगे तो वो अच्छा दूध देंगे। ठीक है, देखो काम तो बहुत हो रहा है, ऐसा नहीं है कि काम बिल्कुल नहीं हो रहा है। स्टेट हॉस्पिटल एक है भोपाल में, हाँ, वेटनरी। ओके, अब इनएडिक्वेट पब्लिक इंस्टीट्यूशन सपोर्ट, वही द सेक्टर डिड नॉट रिसीव पॉलिसी एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस इट डिजर्व। अब देखो ये जेनरिक सा पॉइंट है। अभी क्या करा है अपन ने, जैसे अपन अभी इस समय बढ़ावा दे रहे हैं इसको, जैसे यही मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन टाइप का हो गया, इस टाइप के जो मिशन चल रहे हैं वहां पर आप प्रॉपर उनको मॉनिटरिंग भी कर रहे हो कि उनको खाना मिल रहा है कि नहीं। तो एक पॉलिसी सपोर्ट अब आपने देना स्टार्ट करा है। बट यहाँ दिक्कत ये आती है कि एक हॉलिस्टिक पॉलिसी नहीं बन पा रही है अभी। हॉलिस्टिक पॉलिसी इसलिए नहीं बन पा रही है, सबसे बड़ा दिक्कत है डाटा की कमी। हर जगह आप करप्शन करप्शन नहीं चिल्ला सकते कि करप्शन की कमी, क्योंकि गवर्नमेंट तो चाहेगी भाई कि किसान प्रॉस्परस हो थोड़ा, उनका सबसे मेजर वोट बैंक फार्मिंग है। तो यहाँ क्या होता है, क्वालिटी डाटा गवर्नमेंट को नहीं मिल पा रहा था। जो पॉलिसी इंस्टीट्यूशन एडुकेट पब्लिक इंस्टीट्यूशन सपोर्ट है ना, यहाँ पर आपका पहला पॉइंट ये होना चाहिए कि गवर्नमेंट के पास इनएडिक्वेट डाटा है। अभी भी आप, मैं परेशान हो गया साइट छान छान के, बट मुझे डाटा ढंग से नहीं मिले। ठीक है, इतना शॉर्टेज है डाटा का भी। अब गवर्नमेंट ने क्या करा, वही बारकोड लगा के फिर अब गवर्नमेंट ने डाटा लेना स्टार्ट करा है। अब जब वो डाटा आएगा उसको अपन प्रोसेस करेंगे तो और समझ में आएगा अपने को कि एक्चुअल और दिक्कत क्या आ रही है फार्मर्स को। कि भाई चलो आपने उनको राशन भी प्रोवाइड करा दिया, अब क्या होता है कई बार आपने राशन प्रोवाइड कराया, हो सकता है वो उसको बेच के पैसे ले ले किसान और फिर गाय को ना दे, या कभी आपने कैश सब्सिडी दे दी तो गाय के नाम पे आई है तो वो खुद ने खा ली। तो ये सब चीजें पता किस चलेगी अपने को, जब अपन डाटा को एनालाइज करेंगे कि यहाँ से इनकी हेल्थ का डाटा मिलेगा, जब आप जो आपने बारकोड लगाया उससे आप प्रॉपर किसानों को बताना पड़ता है कि आज तबीयत कैसी रही गाय की, कैसा क्या सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करानी पड़ेगी गवर्नमेंट को। एक डाटा इकट्ठा हो गया, एक जो अपन ने इनपुट दी इन लोगों को वो डाटा, उस डाटा को अपन एनालाइज करो और फिर देखो दिक्कत क्या आ रही है। तो एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क अपन बना सकते हैं ना। तो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में आपको यही बोलना पड़ेगा, अभी डाटा की इनएडिक्वेसी है ज्यादा, कि डाटा की प्रोसेसिंग अच्छी नहीं है हमारी, कि हमें क्वालिटी क्या है। आपको पॉलिसी मेकिंग में एक सबसे 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 जरूरी चीज ये पॉलिसी मेकिंग में, एग्जैक्ट डाटा। डाटा जितना अच्छा आप इनपुट दोगे उतना अच्छा पॉलिसी आप बना सकते हो, क्योंकि उतनी क्लियरिटी आएगी आपको। समझ रहे हो? इसीलिए आप ये देखो, बिग डाटा एनालिटिक्स अभी रेवोल्यूशन क्यों है। बिग डाटा एनालिटिक्स इसीलिए रेवोल्यूशन है कि आप डाटा को, बिग डाटा में आप क्या कर रहे हो, डाटा से आप मीनिंगफुल चीजें निकाल रहे हो। यहां पर भी गवर्नमेंट अब क्या कर रही है, बिग डाटा का यूज कर रही है। पता आपको, बजट में आप देखना आए दिन बहुत, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने तो बैंड बजा रखी है अभी, बिग डाटा से, जो मेटा डाटा बोलते हो आप, बिग डाटा मेटा डाटा से मीनिंगफुल डाटा बना रही है अब गवर्नमेंट। तो इससे एक अच्छा पॉलिसी फ्रेमवर्क बन सकता है अब। तो आप क्या बोलोगे इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट में, कि डाटा प्रोसेसिंग अच्छी नहीं है, ये गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी यूज कर रही है। जैसे अभी जो एमपी गवर्नमेंट के, आपको पता है कितने सुपर कंप्यूटर होंगे एमपी गवर्नमेंट के पास? एक आदमी होगा क्या सुपर कंप्यूटर? नहीं। तो भाई डाटा प्रोसेसिंग में तो जरूरत पड़ेगी ना आपको, अगर इतना बड़ा डाटा आप लोगे तो उस डाटा को प्रोसेस कैसे करोगे। तो ये इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट में पॉलिसी मेकर्स के पास भी सबसे बड़ी डायकोटोमी यही है कि डाटा, अगर कोई रॉ डाटा मिल भी गया तो उसको प्रोसेस कहां से कर ले। ठीक है, तो इसके बाद फिर आप ये वाले पॉइंट लिखना। ओके, अमन सर की क्लास है। देयर इज अ ह्यूज गैप, उसके बाद देखो, इन एक्सपेंडिचर ऑन एनिमल हस्बेंड्री वर्सेस द अलॉटेड बजट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक और ये वाला पॉइंट आपके लिए। ठीक है, पहला एक तो डाटा प्रोसेसिंग में दिक्कत है आपको, डाटा है, क्लियरिटी भी नहीं है और प्रोसेसिंग भी नहीं है। दूसरा, आपने पता चला 100 रुपए अलॉट करे एनिमल हस्बेंड्री में, और एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट पूरे साल भर में 80 रुपए ही खर्च कर पाया, या 92 रुपीज ही खर्च कर पाया। पहली बात तो अलॉटमेंट उतना आ नहीं रहा है, और दूसरा आप खर्च भी पूरा नहीं कर पा रहे हो जितना मिल रहा है। वैसे ही क्या बोलते, करेला ऊपर से नीम चढ़ा, है ना, सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है ना ये। वैसी क्रॉनिक शॉर्टेज है फंड का, जितना फंड आप भर भर के दे दो यहाँ पे उतनी कमी है। हर हर सेक्टर में यही स्थिति है, हर सेक्टर में फंड का शॉर्टेज है, ये मानते हो? ऐसा नहीं होता तो फिजिकल डेफिसिट की जगह फिजिकल सरप्लस होता।
तो उसके बाद भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। अभी अपन देखेंगे इसको ग्राफ से। इसका मैं आपको बजट से निकाल के दिखाऊंगा। इसके ग्राफ है, ग्राफ के डाटा ही है, ताकि आपको एक ट्रेंड समझ में आएगा। ये ट्रेंड बहुत टाइम से चला आ रहा है, और ऐसा नहीं है कि एक आध साल में बोल रहा हूँ, एक आध साल में मैंने रोना गाना स्टार्ट कर दिया इस पॉइंट पे कि गवर्नमेंट खर्च नहीं कर रही। ये पिछले 3-4 साल से ज्यादा से ऐसी स्थिति बन रही है कि जो अलॉट हो रहा है आप वही खर्च नहीं कर पा रहे हो। तो यहां पर भी क्या दिक्कत आ रही है, पॉलिसी अच्छी नहीं बनी है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म अच्छी नहीं। पॉलिसी अगर अच्छी बनी होती तो किसी को क्या शौक हो रहा है पूरा पैसा खर्च नहीं करने का। अगर किसी पॉलिसी में मुझे पैसा देना है, अगर उसके यूजर ही नहीं मिल पा रहे हैं, उस पॉलिसी में दिक्कत आ रही है, तो मैं पैसा कहां से दे दूं उसमें, समझ रहे हो। और अब तो ई गवर्नेंस का एक फायदा ये भी, आप डायरेक्ट अकाउंट में दे रहे हो, अब ज्यादा झोलमाल कर भी नहीं सकता कोई यहाँ, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। ओके, तो ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट आपके लिए, इसको आप मेंशन करना। मतलब ये कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो ऊपर ही लिखने हैं आपको, नीचे नहीं लिखने हैं। 1 मिनट में कर रहा हूँ, है ना सर। अमन सर भी आ गए आपकी क्लास के लिए। आज क्या हुआ, प्रखर सर नहीं थे तो 20 मिनट तो मुझे 25 मिनट क्लास स्टार्ट करने में लगे। चाबी लेके आए, घर गया। तो ठीक है, 1 मिनट में खत्म ही कर रहा हूं मैं, है ना। कल आगे कंटिन्यू कर लेंगे अपन। अमन सर भी वेट कर रहे हैं, क्योंकि ये होता है जब काम आते हैं ना, सबको इकट्ठे काम आ जाते हैं, ठीक है। और सबके काम ऐसे रहते हैं कि इमरजेंसी वाले ही रहते हैं। अच्छा, जो मैं डाटा की बात कर रहा था, यहां देखो ट्रेंड, देखो थोड़ा सा डाटा को समझो इसको। गैप इन एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स की एक्टिविटीज इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। ठीक है, तो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर की जो की एक्टिविटीज है उसमें एक्सपेंडिचर गैप देखो आप। उसमें आप ये देखो एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री में आप एक्सपेंडिचर गैप का ट्रेंड देखो। 2016 में आप ये देखो 100 रुपए अलाउट हुए अगर, तो आपके पास 14 रुपए बच गए, मतलब आप सिर्फ 86 रुपए खर्च कर पाए हो, ठीक है। आप ये देखो 17 में, और ये बेशर्मी की हद हो गई, 20%, सीधे सीधे 20%, 100 रुपए पे 20 रुपए सीधे, समझ रहे हो आप कितना, 14.5%, 15.5%। फिर थोड़ी बहुत शर्म आई होगी इन लोगों को, तो 20-21 में ने कहा कोविड का टाइम है तो चलो अब कर दे। तो यहां पर आप क्या कर रहे हो, जो फंड है उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। तो ये ट्रेंड दिख रहा है आपको, कहीं भी यूज नहीं हो रहा। और आप पूरा देख लो, आप ये उठा के देख लो, एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन में तो और क्या कहना, सिर्फ 2016-17 में जो अलॉट हुआ था ना, उससे 1.5 गुना ज्यादा खर्च कर दिया। चलो अच्छी चीज है, बट उसके बाद देखो आप, है ना। और आप यहां देखो फिशरीज, फिर कोविड के टाइम पे इनको समझ में आया हुआ कि यार थोड़ा बहुत पैसा दे दे, वही 20-21 कोविड ईयर, फिर आपने थोड़ा बजट से ज्यादा जाके दिया आपने। बट अदरवाइज तो आप ये देखो सारे ये जो निशान माइनस में दिख रहे हैं, मतलब एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज जितनी भी हैं, उस सब में आप फंड ही यूटिलाइज नहीं करवा पा रहे हो। तो क्या होगा भाई, ये फंड एक बार के लिए मिला है, ये लैप्सेबल है, अगले बजट में ये पूरे जीरो हो जाएगा, शुरू से आपको अलॉट करना पड़ेगा। वरना गवर्नमेंट क्या करती फिर ऐसे में, गवर्नमेंट अब पॉलिसी फ्रेमवर्क, ये सब आलसी होते हैं, उनने क्या करा, पॉलिसी में दिक्कत है नहीं है, भगवान जाने क्या है, डाटा तो है नहीं, एक काम करो, इस बार 100 रुपए दिए थे यहाँ पे, अगली बार 90 रुपए दे दो। अब 90 रुपए भी आपके खत्म नहीं हुए तो अगली बार 80 रुपए दे दो, समझ रहे हो। तो इससे क्या हो रहा है, एक साइकिल, विशियस साइकिल टाइप की बन गई ना, कि वैसी फंड कम मिलता है, ऊपर से और कम मिलने लगेगा। तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल इशू है एनिमल हस्बेंड्री के साथ, बल्कि सारी अलाइड एक्टिविटीज के साथ, ठीक। और ये एमपी का बता रहा हूं मैं, इंडिया लेवल पे बात नहीं हो रही है, सिर्फ एमपी का है आपका एनालिसिस, ठीक है। चलो अब ये चलो एक और चीज देखो इसमें, फिर खत्म करते हैं क्लास को, बस 1 मिनट सर, है ना। अब देखो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंडिचर अक्रॉस मेजर हेड्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी। तो वही सेम बात यहां पर भी ये हो गई, थोड़ा सा और ब्रॉडर लेवल पे आप ट्रेंड देख लो कि रेवेन्यू मतलब जो एक्सपेंडिचर आप कर रहे हो उसमें भी आप ये देखो 15-16 से उठाओ आप, ठीक है। और एनिमल हस्बेंड्री पे आओ। अब आप ये बात करो, इसमें ये बता रहे हैं, जैसे समझ लो 100 रुपए मैंने एग्रीकल्चर पे अलॉट करे, 100 रुपए एग्रीकल्चर को अलॉट करे, तो आप एनिमल हस्बेंड्री पे कितना आया, 100 रुपए का सिर्फ 9 रुपए, ठीक है। एग्रीकल्चर का 100 रुपए का 9 रुपए, जो कि अगर आप इंडिया का एवरेज उठाओगे ना तो बहुत अच्छा अमाउंट है। ऑल ओवर इंडिया तो पता चला 100 रुपए एग्रीकल्चर और पूरे सेक्टर को दे रहा हो ना आप, एग्रीकल्चर सेक्टर को, तो वहां 6-7 रुपए मिल रहा है, यहाँ 9 रुपए दे रहे हैं, ठीक है। बट ये धीरे धीरे कम होने लगा, क्यों कम हुआ आप ये देखो, इसलिए कम हुआ, वहां डेफिसिट आ रहा था, खर्च आप पूरा कर नहीं पा रहे थे, आपने शुरुआत अच्छी करी थी, यहां देखो ये कम होने लगा, ये कम हुआ,
तो ये ट्रेंड देखो आप, फिर धीरे से समझ में आया होगा गवर्नमेंट को, तो थोड़ा सा बढ़ाया, तो ये ट्रेंड दिख रहा है आपको, कम बढ़ होता रहता है ये। तो फिर भी मतलब ये एक ऐसी चीज है कि चलो एनिमल हस्बेंड्री में तो आपको ठीक ठाक इंडिया एवरेज से तो ठीक आ रहा है, बट फिर भी यार एक सिग्निफिकेंट पार्ट नहीं आ रहा है जो अपन चाहते हैं। एक तो ओवरऑल एग्जैक्ट अमाउंट में तो पॉइंट कम है ही अपना काफी, और अगर इसको हाँ 10% के आसपास हो जाएगा तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। आप भले यहाँ सब में फंड छोड़ सकते हो कि फॉरेस्ट्री वाइल्ड लाइफ इन सब में थोड़ा आप कम कर लो, आप ये देखो फॉरेस्ट्री और वाइल्ड लाइफ में 26% दिया आपने तो ठीक है, यहाँ खाने के लाले पड़े हैं और यहाँ आपने 25% से ऊपर दे रहा हो, बट ठीक है। एजुकेशन और रिसर्च पे देखो आप, कम ही होता गया है, 2.2% दे दिया था आपने, ठीक है। अब मतलब ये ट्रेंड ऐसा आ रहा है ना, तो वही बात हो रही है यहाँ पे, तो इस दो ग्राफ का एनालाइज करोगे तो ये दोनों ग्राफ लिंक है एक दूसरे से, ठीक है। एक तो स्पेंडिंग कम करी थी, तो आपने यहाँ एक्सपेंडिचर कम करवा दिया, लो सीधी सी बात। तो ये ट्रेंड सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया, अपना पॉइंट को प्रूफ करने के लिए बताया है। जरूरी नहीं है कि आप ये ट्रेंड, अगर ट्रेंड नंबर्स याद भले ही ना रखो, ट्रेंड आप याद रखो कि ट्रेंड बढ़ कम हो रहा है, और एक बेस हर बार कम हो जाता है इस चक्कर में। ओके, तो यहाँ पर क्या जरूरत है, अच्छी पॉलिसी सपोर्ट की, यहाँ पर जरूरत है अच्छे डाटा की, डाटा के अच्छे एनालिसिस की, ताकि फिर जो इंस्टीट्यूशनल दिक्कतें आ रही हैं अपने को, उसको दूर करने के लिए आप एक बहुत अच्छी पॉलिसी बनाओ। चलो इसके आगे अब कल पढ़ते हैं अपन, अमन सर की क्लास है, तो नेक्स्ट आपकी क्लास शुरू हो जाएगी, है ना, अमन सर लेंगे, और कल मिलते हैं। थैंक यू गाइस।